नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अविनाश। ये नीट की परीक्षा को लेकर जिस तरीके से विपक्ष और तमाम छात्र सड़कों पर उतरे दिखाई पड़ रहे हैं, उसका अब असर जरूर सरकार पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन ये असर कुछ इस रूप में दिख रहा है कि सरकार ने सीधे तौर पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं कि उससे कुछ नहीं होने वाला है। और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब नीट की परीक्षा जो 21 जून को आगामी 21 जून को होने वाली है, रद्द होने के बाद जो दोबारा परीक्षा कराने की घोषणा की गई है, बताया जा रहा है कि वो परीक्षा अब किसी प्रशासनिक अधिकारियों और एनटीए के लोगों के, कर्मचारियों के, सरकारी कर्मचारियों, इन सब के अधीन न होकर अब वो सीधे सेना के हवाले कर दी जाएगी। सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा है कि कोई एक प्रतियोगी परीक्षा, उसको किसी एग्जामिनेशन को सेना के हवाले कर दिया जाए। आमतौर पर भारत जैसे बड़े देश में इस तरह की चीज़ें एक अजीब सी लगती हैं, सुनकर हैरानी होती है, लेकिन ये सच्चाई है, ये कहा जा रहा है। कल ब्रेकिंग कार्यक्रम में हम लोगों ने आपको खबर दी थी कि किस तरीके से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के यहाँ एक बड़ी महत्वपूर्ण बैठक हुई और उस बैठक में धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद थे और भी कैबिनेट मंत्री मौजूद थे। इसके अलावा उसमें एनटीए के अधिकारी और पीएमओ के बड़े अधिकारी भी मौजूद थे। और आखिरकार ये फैसला उसमें हुआ कि ये बताया जा रहा है, उसको लेकर अभी ऑथेंटिक तौर पर यानी आधिकारिक रूप से सरकार की ओर से नहीं कहा गया है, लेकिन ये माना जा रहा है, जो खबरें आई हैं उनके मुताबिक अब ये पूरी परीक्षा सेना की निगरानी में होगी। कार्यक्रम में कर्नाटक को लेकर भी चर्चाएं हैं और कर्नाटक से बड़ी खबर है। क्या खबर है उस पर भी हम आपको ले चलेंगे, जानकारी देंगे। क्या कुछ वहां पर राजनीतिक डेवलपमेंट हो रहे हैं, सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद विपक्षी दलों की क्या प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो जानना बड़ा महत्वपूर्ण है। लेकिन क्यों इस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इस पर हम लोग बात करेंगे। पहले बात करते हैं नीट की परीक्षा की, यानी मेडिकल कॉलेजों में जो होने वाली प्रवेश परीक्षा होती है, जिसमें करीब 22 लाख अभ्यर्थी इस साल शामिल हुए थे। परीक्षा लीक हो गई, लीक होने के बाद रद्द हो गई और अब 21 जून को फिर से वो परीक्षा होगी। वो परीक्षा अब सेना के हवाले की जा रही है, ये खबरें हैं। अब अविनाश जी, ये क्या सही जो कहा मैंने कि बहुत हैरानी वाली बात है कि सेना परीक्षा जो है वो सेना के हवाले की जा रही है। अभी तक तो यानी ये पश्चिम बंगाल के चुनाव से भी ज़्यादा कठिन काम हो गया है। वहाँ तो पैरामिलिट्री फोर्सेस को लगा दिया गया था, इसको सीधे सेना के हवाले कर दिया जा रहा है। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से आपने बोला कि पश्चिम बंगाल चुनाव में आपको सिर्फ बूथ की रखवाली करनी थी, लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल जो परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने के लिए अब आपको सेना के हवाले से यह काम करवाना पड़ रहा है। तो भाई आपने जो एनटीए बनाया है, एनटीए किस लिए बनाया गया था? अगर सब कुछ सेना को ही करना है तो भाई एनटीए को भंग करने की जो डिमांड लगातार विपक्ष की तरफ से की जा रही है, आप एनटीए को भंग कर दीजिए। सेना में एक बॉडी ऐसी तैयार कर दीजिए जो परीक्षा आयोजन कराने की जिम्मेदारी ले ले। अब आप एयरफोर्स को इसमें शामिल कर रहे हैं कि भाई एयरफोर्स के जो विमान है, भाई जिनको जंग लड़नी है, जो तैयारी करते हैं जंग लड़ने के लिए, आज वो जंग किससे लड़ रहे हैं? वो नकल माफियाओं से उनकी जंग आप लड़वाई जा रही है। एयरफोर्स के विमानों का इस्तेमाल होगा परीक्षा केंद्र तक पेपर पहुंचाने के लिए, ताकि वो पेपर लीक ना हो जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो सरकार ही बोल रही है, एनटीए की तरफ से ही बोला जा रहा है कि जो पेपर लीक हुआ है वो रास्ते में लीक नहीं हुआ है। भाई वायुसेना को क्या इस्तेमाल तो आप पेपर को केंद्र तक पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। पेपर लीक तो पेपर बनाने वालों ने लीक कर दिया। वहां पर अब जो परीक्षा का पेपर बनाया जाएगा वो कौन बनाएंगे? क्या सेना के मेजर और जनरल कर्नलों को बैठाला जाएगा कि भाई अब इसमें से प्रश्न पत्र में से कोई क्वेश्चन सॉर्ट आउट कीजिए, कौन सा इसमें दिया जाना है? क्योंकि जिस तरीके से भी जांच चल रही है सीबीआई की, उसमें तमाम तरह की जो खबरें आ रही हैं कि भाई जिन लोगों ने पेपर सेट किया वो लोग पेपर लेकर बाहर नहीं आए, ना कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में से उस पेपर को वो क्वेश्चन पेपर लेके आए थे, बल्कि वो क्वेश्चन पेपर में जो सवाल थे उनको रट के लेके आए थे। और यदि कोई आदमी रट के लेके आ रहा है तो वो रट के फिर दोबारा से फिर ले आएगा और आके बाहर फिर लीक कर देगा। और फिर क्या आप सेना पर ठोक देंगे आरोप कि भाई सेना ये काम नहीं कर पाई? भाई आपको सबसे पहले लीकेज रोकना है जी। आप अगर लीकेज रोक देंगे तो भाई सेना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और अगर अब पेपर लीक हो जाता है तो फिर जिम्मेदारी की आपसे एक तरीके से आप सेना पर सवाल उठा देंगे। जबकि सीधा सीधा है कि जो एनटीए जो अपनी जवाबदेही है उससे बचने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि पीएमओ के अधिकारी भी मौजूद थे, तो भाई प्रधानमंत्री कार्यालय इस परीक्षा में डायरेक्ट इन्वॉल्व क्यों हो रहा है?
क्योंकि सवाल सीधे सीधे अब, क्योंकि जो लगातार बात चल रही है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होता है तो अगला जो स्टेप है वो विपक्ष प्रधानमंत्री से इस्तीफे की डिमांड शुरू ना कर दे। इसीलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने पीएमओ के अधिकारियों को भी इसमें इन्वॉल्व किया है कि किसी तरीके से नीट परीक्षा ठीक ठाक हो जाए। और वैसे भी इस बार अगर पेपर लीक भी होता है ना तो शायद सरकार मानेगी नहीं कि पेपर लीक हुआ है, जैसे कि पिछले साल नहीं माना था। अरे यार, इस बार भी तो लीक 10 दिन के बाद सरकार को पता चल रहा है कि लीक हो गई, जब सारे जगह हंगामा हो गया, हर जगह रिपोर्ट छपने लगी और यहाँ तक कि बहुत सारे जो पेपर हैं व्हाट्सएप पे घूमने लगे जो पहले से ही वहां पर थे। तब जाकर 10 दिन के बाद, करीब एक हफ्ते 10 दिन के बाद सरकार ने माना कि हाँ ये पेपर लीक हुआ। लेकिन एनटीए जिस एजेंसी ने इस पेपर को कंडक्ट कराया है वो अभी भी नहीं मान रही है। उसने तो संसदीय समिति के सामने कहा कि पेपर तो लीक ही नहीं हुआ, जबरदस्ती इन लोगों ने रद्द कर दिया है। जिस तरीके से जवाब दिया गया कि पेपर लीक नहीं हुआ, अगर लीक नहीं हुआ है तो भाई आप दोबारा से इस पेपर को क्यों करा रहे हैं, इतना ज्यादा खर्चा कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो यही है कि जो 22 लाख स्टूडेंट हैं उनको परेशान क्यों किया जा रहा है अगर पेपर लीक नहीं हुआ है। एनटीए भले इस चीज को ना माने, लेकिन अब वो इस चीज को स्वीकार करते हैं कि भाई लीक, जो व्हाट्सएप पर जिसको वो गेस्ट पेपर शुरुआत में बता रहे थे, मनाही कर रहे थे कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन जब उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि जो क्वेश्चन जो थे जो मार्केट में घूम रहे थे करीब 20-25 दिन पहले आ गए थे, वो गेस्ट पेपर था। लेकिन ऐसा गेस्ट पेपर जिसके सवाल मैच कर रहे थे और उसके जो विकल्प दिए जाते हैं 4 के भाई इसमें से कौन सा सही है, वो विकल्प भी मैच कर रहे थे, तो ऐसा गेस्ट पेपर किसने बना दिया। और एक दो नहीं बल्कि 720 जो मार्क्स होते हैं उसमें से 600 मार्क्स के सवाल थे वो, और 600 मार्क्स यदि कोई स्टूडेंट ले आता है तो मान के चलिएगा कि वो जो टॉप होते हैं स्टूडेंट उनमें उसका नाम शामिल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि जो एनटीए पर पहली बार ऐसे सवाल उठे हैं, 2 साल पहले जो 67 स्टूडेंट टॉप कर गए थे एक साथ, 720 में से 720 मार्क्स लेके आए थे, पूरे नंबर लेके आए थे। और सबसे बड़ी बात तो यह थी कि एक केंद्र से पता चलता था 25-25 टॉपर निकल रहे हैं। भाई एक केंद्र से 1 या 2 टॉपर निकल सकता है, लेकिन 25-25 टॉपर अगर निकल रहे हैं तो सवाल तो तब उठे थे कि भाई पेपर लीक तो नहीं हुआ है, यानी जो परीक्षा माफिया हैं उनके पास तक ये पेपर तो नहीं पहुंच गया। लेकिन एनटीए ने नहीं माना था। लेकिन अब जिस तरीके से खबरें आ रही हैं कि 24 का भी लीक था, 25 का भी लीक था, 26 का तो एनटीए ने मान लिया है, उसकी परीक्षा दोबारा से करवा रहे हैं। तो साफ साफ है कि धर्मेंद्र प्रधान के रहते हुए एक भी पेपर एनटीए का, ये तो एनटीए के बारे में सीधी सीधी खबरें सामने आ रही हैं क्योंकि इसका पेपर बहुत महंगा बिकता है, 30-30, 40-40, 50-50 लाख का नीट का पेपर बिक जाता है। लेकिन बाकी जो परीक्षाएं हैं क्या उनके पेपर लीक नहीं हुए थे? भाई वहाँ तो लोग बहुत ज़्यादा पैसे नहीं देते हैं। बिल्कुल, ये चूंकि इस एजेंसी के ऊपर तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, इसीलिए जो सबसे बड़ी मांग है, जो सड़कों पर उतरे तमाम एनएसयूआई के कार्यकर्ता हैं या फिर छात्र हैं, वो सीधे यही कह रहे हैं कि एनटीए को भंग कर दिया जाए, एनटीए की ज़रूरत नहीं है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो ये काम करा रही है, जो ये परीक्षा करा रही है, लेकिन एनटीए को क्लीन चिट दे दी शिक्षा मंत्री ने, धर्मेंद्र प्रधान ने। अब धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री है तो नीट ही नहीं बल्कि उसके बाद फिर दूसरी प्रतियोगी परीक्षाएं भी, यहां पर उनमें भी पेपर लीक हो रहा है। और अब तो सीबीएसई बोर्ड में जो धांधली आई है उसको देखकर तो लगता है कि कितने बड़े पैमाने पर शिक्षा ये धांधली चल रही है और शिक्षा व्यवस्था किन लोगों के हाथों में दे दी गई है। जो कहा भी सवाल उठाए कि एनटीए एजेंसी, और एनटीए एजेंसी ने जो परीक्षा कराने का जो जिम्मा लिया हुआ है उसको लेकर राहुल गांधी ने कहा, लेकिन कल धर्मेंद्र प्रधान उस पर सफाई दे रहे थे और सफाई देते हुए कह रहे हैं कि हम दूसरी सरकारों पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके समय में हुआ, लेकिन उनसे सवाल ये पूछा जा रहा है कि भाई किसी के समय में क्या हुआ, उसका खामियाजा उन्होंने भुगता या नहीं भुगता, जो कुछ भी हुआ, आज आपके समय में जो हो रहा है उसके लिए आप क्या कर रहे हैं। हालांकि एक बात है, सीबीएसई के मामले में धर्मेंद्र प्रधान ने अपनी गलती स्वीकार की है। अब पता नहीं गलती स्वीकार करने के बाद वो इस्तीफा देंगे या नहीं, क्योंकि लगातार मांग हो रही है, पर गलती स्वीकार अगर कर ली है तो अगला कदम फिर यही होता है। गलती स्वीकार करने के बाद भी अगर आप अपने पद पर बने हुए हैं तो फिर गलती स्वीकार करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आगे फिर गलतियां होंगी, इसलिए क्योंकि ये लगातार हो रही हैं। नहीं, गलतियां लगातार हो रही हैं, ये ऐसा नहीं है ये पहली गलती हुई है। पहली बार उन्होंने इस चीज को माना है कि भाई पेपर लीक हो गया है, लेकिन इससे पहले जो पेपर लीक हो रहे थे उसको तो अभी तक उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपने गलती मान ली है तो भाई अब इसका जो हर्जाना है वो कौन भरेगा?
छात्रों को तो आपने दोबारा पेपर देने के लिए बोल दिया कि भाई आप दोबारा से फिर जाइएगा और अपने टिकट करवाइए ये सेंटर पर, क्योंकि आमतौर पर जो कुछ स्टूडेंटों को तो सेंटर उनकी मनचाही जगह मिल जाते हैं, लेकिन अधिकतर स्टूडेंटों को दूसरे जिले में और कई बार दूसरे राज्यों में जाना पड़ता है। तो अब उनको सबसे पहले तो अपने रेलवे के टिकट कंफर्म कराने हैं, उसके बाद होटल की बुकिंग करनी है, तमाम उनकी समस्याएं खड़ी हुई हैं उस समय। धर्मेंद्र प्रधान को सभी स्टूडेंटों से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और अपना इस्तीफा भी सौंपना चाहिए। अगर आपने माफ़ी मान ली है, माफ़ी मांगी है, सीधा अपनी गलती मान ली है, और जिस तरीके से दोबारा से परीक्षा कराई जा रही है, और परीक्षा में भी एक तरीके से देखा जाए शिक्षा मंत्रालय ने हाथ खड़े करके उसकी जिम्मेदारी भी रक्षा मंत्रालय को सौंप दी है, तो आपका काम तो कुछ बचा ही नहीं अब यहाँ पर। अब आप किनारे हो जाइए, किसी और को जिम्मेदारी संभालने दीजिए जो लीक प्रूफ परीक्षा करा सके, ताकि जो छात्रों का भविष्य है, अभी 2026 की बात नहीं है, बल्कि 2000 अगर धर्मेंद्र प्रधान रहते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है कि 27 का पेपर भी लीक हो जाए। अगर पेपर लीक होते रहेंगे और ऐसे लोग, भाई एक तरफ तो जो वो लोग हैं जो पूरे साल पढ़ते हैं, और दूसरी तरफ वो लोग हैं जो सिर्फ नकल माफियाओं के भरोसे बैठे हुए हैं, और नकल माफियाओं को उन्होंने सीधा पैसा दे दिया, उनके पास पेपर आ गया और उस पेपर को रट लिया सीधा। और दूसरी तरफ जो साल भर पढ़ता है बच्चा, और उसको पता चलता है कि उसके जो मार्क्स आए हैं, उसके मार्क्स भले अच्छे मार्क्स आए हैं, उसको कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति साल भर नहीं पढ़ा है उसके मार्क्स उससे भी अच्छे आ रहे हैं। तो सीधा सा इससे जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। और दूसरी बात, जो नकल से डॉक्टर बनेंगे भविष्य में, क्योंकि आपने नीट क्लियर कर ली, उसके बाद आप किसी न किसी अच्छे से जो सरकारी कॉलेज है वहाँ से आप मेडिकल की पढ़ाई भी करेंगे। अब आपके जो परसेंटेज हैं, भले ही नीट में आप टॉपर हो गए हैं, लेकिन वहाँ तो आप एवरेज स्टूडेंट ही हैं ना, लेकिन आप 5.5 साल बाद वहाँ से डॉक्टर बन के निकलेंगे, और कैसा ट्रीटमेंट करेंगे, कितने लोगों को मारेंगे। और डॉक्टर हो, यदि आप कोई गलत मेडिसिन दे देते हैं और कोई मरीज मर भी जाता है तो आपके ऊपर कोई क्लेम नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। और फिर वो ऐसे डॉक्टर जब बनकर निकलेंगे तो क्या होगा, देश की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो क्या होगी, वो पहले से ही कितनी बढ़िया है ये सारे लोग देख रहे हैं। कुछ लोग इस पर जो कमेंट कर रहे हैं, और ये दिखा रही है कि सरकार के प्रति लोगों का भरोसा तो बिल्कुल है ही नहीं, लोगों की निराशा क्या है, इस पर कमेंट आ रहे हैं। उस पर मैं एक देख रहा था कि जितना भी अनिल यादव है, कोई कमेंट कर रहे हैं कि जितना भी उठा पटक कर लो, बड़ी मछली हाथ नहीं आएगी। इसका मतलब कि सीधे तौर पर ये कुछ लोगों को बता दिया जाएगा ये दोषी हैं, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई कर दी जाएगी, गिरफ्तारी हो जाएगी, बाद में वो छूट जाएंगे, लेकिन वास्तव में जो पूरा रैकेट है और उसके जो मेन संचालक हैं वो हाथ नहीं आने वाले हैं। इसलिए नहीं आने वाले हैं क्योंकि उनके ऊपर और बड़े लोगों का हाथ है, जो सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है कि बार बार पेपर लीक हो रहा है, उसी पैटर्न पर सारी धांधली हो रही है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है और न ही इस तरह की चीजें रुक रही हैं। कांग्रेस पार्टी ने एक ट्वीट किया है, एक बार फिर धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा है और एक वीडियो भी पोस्ट किया है। उनका ट्वीट और वीडियो देखते हैं क्या लिखा है। ट्वीट में तो केवल एक लाइन में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, लेकिन जो वीडियो जारी किया है उसको देखते हैं कि आखिर धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा क्यों मांगा जा रहा है। नरेंद्र मोदी ने देश का एजुकेशन सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। लगातार पेपर लीक और परीक्षाओं में गड़बड़ी से देश के युवा परेशान हैं। नीट पेपर लीक ने लाखों बच्चों के सपने तोड़ दिए, कुछ बच्चों ने आत्महत्या कर ली, तो वहीं अब सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में भी गड़बड़ियां सामने आई हैं। इस बार सीबीएसई बोर्ड के लगभग हर चौथे छात्र ने अपनी आंसर शीट मांगी है। छात्रों के नंबर उनकी उम्मीद से बेहद कम आए हैं। कई बच्चों की आंसर शीट मिसमैच होने का मामला भी सामने आया है। निसर्ग नाम के हैकर ने तो सीबीएसई का मार्किंग पोर्टल ही हैक कर लिया। पेपर चेक करने का ठेका जिस कंपनी को एम्प्ट को दिया गया, वो पहले भी ग्लोबरीना नाम से यही कांड कर चुकी है। साफ है मोदी सरकार की विफलता मासूम बच्चों पर भारी पड़ रही है। उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें, नरेंद्र मोदी देश से माफी मांगे। तो ये वीडियो जारी किया है कि कैसे उन कंपनियों को बार बार ठेका दिया जा रहा है, काम कराया जा रहा है, परीक्षा कंडक्ट कराया जा रहा है, परीक्षा की कॉपी चेक करने के लिए दिया जा रहा है। जो दागी है, पहले ही वो ब्लैक लिस्टेड हैं, लेकिन उन्हीं कंपनियों को नाम बदल बदल कर वो दे रहे हैं। और यानी जो अभी एक किसी दर्शक की हम जो टिप्पणी पढ़ रहे थे कि बड़ी मछली हाथ नहीं आएगी, ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ रहा है कि बड़ी मछलियाँ हाथ नहीं आएंगी, और हाथ अगर वो नहीं आएंगी तो इसी तरह की धांधली
धांधली लगातार होती रहेगी। और दूसरी बात यह भी है कि इस्तीफा चाहे जितना मांग ले कांग्रेस, इस्तीफा होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नियम है बाकायदा कि बिल्कुल इस्तीफा नहीं होगा। इस्तीफा तो तभी होता है जब प्रधानमंत्री चाहते हैं, विपक्ष के चाहने पर कभी इस्तीफा नहीं होता। और जहाँ तक बड़ी मछली की बात है, बड़ी मछली को संभवतः सेवा विस्तार भी मिल जाए कि भाई उनको जो यदि जो उम्र सीमा खत्म हो रही है तो उनके 1 साल का एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है। लेकिन कार्रवाई, अगर विपक्ष इस्तीफा मांगेगा तो फिर कार्रवाई नहीं होगी। जब से सरकार बनी है, मोदी सरकार बनी है, तब से विपक्ष के कहने पर एक भी इस्तीफा नहीं हुआ है। जबकि इससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार है, उससे पहले की जो भी सरकारें थी, अगर कोई गंभीर आरोप लगता तो फिर उस विभाग के मंत्री का इस्तीफा हो जाता था। लेकिन यहाँ मंत्री जी गलती मान रहे हैं, 22 लाख बच्चों को परेशान कर रहे हैं, लेकिन इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं है। ना तो वो इस्तीफा दे रहे हैं और ना ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनसे इस्तीफा मांग रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी कोई इस्तीफा नहीं मांग रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान से कोई भी कह रहा हो कि आप इस्तीफा दे दीजिएगा। ऐसे में धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा क्यों देंगे? भाई बड़ा मुश्किल से तो उनको मंत्रालय में लाए, कैबिनेट मंत्री बने, अगर इस्तीफा दे देंगे तो दोबारा से उनका नंबर आएगा भी कि नहीं आएगा? जैसे बीजेपी के और भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं जिनको किनारे कर दिया गया है, उस लिस्ट में धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल हो जाएंगे। इसलिए धर्मेंद्र प्रधान तो इस्तीफा नहीं देंगे। गलती उन्होंने मान ली है। गलती इसलिए मानी है कि भाई 22 लाख बच्चों का आप दोबारा से पेपर करवाने के लिए उनको दोबारा से बाध्य कर रहे हैं। कई बच्चों ने अपनी जान दे दी है। इसलिए सिर्फ माफ़ी मांगने से काम नहीं चलेगा। और जिस तरीके से ट्वीट किया दर्शक ने कि बड़ी मछलियों पर कोई कार्रवाई नहीं होगी, यहाँ तो छोटी मछलियों पर भी कार्रवाई होते नहीं दिखाई दे रही है। कुछ लोगों को जो गिरफ्तार किए गए हैं, अब वो कोई कोचिंग पढ़ाने वाला है, अब बाई चांस उसके पेपर उससे मिल गए, पता नहीं वो साजिश में शामिल है या नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर वो साजिश में शामिल है, उनके पेपर अगर इसमें उनके गेस्ट पेपर एग्जामिनेशन में आ गए हैं, तो जिन्होंने बनाया है पेपर और जो उसको फाइनल कर रहे हैं, आप उनको कहाँ क्यों नहीं पकड़ पा रहे भाई? सीधी सी बात, जो बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, आपने जो कोचिंग इंस्टीट्यूटों के संचालकों को पकड़ा है, उनके नाम किसी ने नहीं सुने थे इससे पहले। किसी छोटे से शहर में वो कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे थे जिनके आपने संचालकों को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन जो देश के बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं, उन पर कार्रवाई अभी तक करने की हिम्मत आप नहीं जुटा पाए हैं। एनटीए से जुड़े किसी अधिकारी पर आपने कार्रवाई नहीं की है। परीक्षा से जुड़े हुए किसी अधिकारी पर आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और जो छोटे मोटे लोग हैं, किसी प्रोफेसर पर आपने कार्रवाई कर ली, या कोई छोटा मोटा कोई कोचिंग संस्थान आपने पकड़ लिया, या फिर किसी स्टूडेंट के पेरेंट्स के ऊपर आपने कार्रवाई कर ली। अरे इन लोगों को तो पेपर मिला तो उन्होंने पेपर ले लिया। लेकिन जिन लोगों ने लीक किया है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनके खिलाफ कार्रवाई करने से सरकार क्यों बच रही है? क्या वो सरकार से के करीबी लोग हैं या सरकार में शामिल लोग ही वो लोग हैं जिन्होंने ये पेपर लीक किया है? पेपर कुछ लोगों के लिए संभवतः लीक किया गया हो, लेकिन बाद में पता चला कि वहां से वो और आगे बढ़ गया और पूरे भारत में पहुंच गया। अगर इस तरीके की कोई कार्रवाई हुई है तो सरकार को अपने जो करीबी लोगों जिन्होंने इस पेपर को लीक किया है, जो जिस तरीके से बड़ी मछलियों की बात हो रही है, उन पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो इस तरह की घटना लगातार होती रहेंगी और जो योग्य स्टूडेंट हैं उन्हें हमेशा छला जाता रहेगा और वो परेशानी होते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और ये साफ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कई बार और नीट ही के परीक्षा में किस तरह से धांधली हुई है, यूजीसी की परीक्षा में धांधली हुई है, इस एनटीए के जरिए होने वाली तमाम परीक्षाओं में बार बार धांधली हुई है। शिकायतें आई हैं, सीबीआई जांच ऑर्डर की गई है, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकल कर आ रहा है। और इतना सब होने के बावजूद उस एजेंसी को ख़त्म करने की, भंग करने की या कोई दूसरा वैकल्पिक रास्ता परीक्षा कराने का निकालने की जो मांग हो रही है, उस पर भी सरकार नहीं चेत रही है। लेकिन अब जो खबर आई है तो वो तो बहुत हैरान करने वाली है, और सीधे तौर पर अगर वो सही खबर है तो ये दिखा रही है कि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। उसके बस का नहीं है कि यहाँ पर वो नीट की परीक्षा करा पाए। तो फिर ऐसा है कि अब जब सेना को ही दिया जा रहा है, एयरफोर्स के लोग उसको ले जाएंगे, पेपर इधर से उधर ले जाएंगे, तो फिर सेना के ही एक सेना का ही एक विंग तैयार कर दिया जाए तो देश भर में परीक्षाएं भी कराए। इस एनटीए की क्या ज़रूरत है? और बाकी और भी जो परीक्षा कराने वाली संस्थाएं हैं या बोर्ड हैं, उनकी क्या ज़रूरत है भाई? हाँ, देखा जाए तो ये भी हो सकता है। जब सेना को आप पुल बनाने की जिम्मेदारी दे सकते हैं, सेना को फुट ओवर ब्रिज बनाने की जिम्मेदारी दे रहे हैं, सड़क बनाने की जिम्मेदारी सेना को दे रहे हैं, तो सेना ये जिम्मेदारी भी संभाल सकती है। देश में जब भी कोई समस्या आती है तो सेना का ही याद किया जाता है। और अब अगर परीक्षा को लेकर जो सरकार है, सरकार को लगता है कि वो परीक्षा सही तरीके से नहीं कराई जा सकती, तो जैसा आपने बोला है कि सेना में ही एक विंग बना देना चाहिए।
कुछ प्रोफेसरों की वहाँ भर्ती कर देनी चाहिए, वो परीक्षा का पेपर सेट कर लें और उसके बाद जो पूरी परीक्षा है उस परीक्षा को कंडक्ट कराने की जिम्मेदारी भी सेना को दे दें। सेना अपने मुख्यालय में परीक्षा करा लेगी, भाई नकल भी नहीं होगी, वहाँ कोई आसपास भी नहीं फटकने पाएगा और परीक्षा फुल प्रूफ एक लीक प्रूफ भी हो जाएगी। लेकिन सरकार क्या कर रही है, आप अगर क्या होगा, उन एजेंसियों का क्या होगा जिनको ठेके दिए जा रहे हैं, उनका क्या होगा? और कहा यह जाता है कि ठेके यूं ही नहीं दिए जाते हैं, जब ठेके दिए जाते हैं तो उनके जरिए फिर वो इलेक्शन बॉन्ड भी आते हैं। अब इलेक्शन बॉन्ड खत्म हो गए हैं तो वो दूसरे तरीके से पैसे पहुंचते होंगे। तो सवाल ये है कि ये जो अर्थव्यवस्था का जो फ्लो है ये कैसे बना रहेगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन ये दिखाई पड़ रहा है कि दबाव जो सड़कों पर उतरे हुए युवा हैं, छात्र हैं, जो परेशान छात्र हैं, जिस तरीके से सीबीएसई में भी धांधली की शिकायतें आ गई हैं, उसको देखते हुए सरकार दबाव में तो है, लेकिन इस दबाव का कोई बहुत असर नहीं दिख रहा है। हाँ, ये जरूर सरकार ने साबित कर दिया है कि उसके बस में ये सारी चीजें नहीं है और वो हाथ खड़े कर दे रही है, सेना को अब सौंप रही है। तो सेना परीक्षा कराएगी नीट की। अब आगे देखते हैं आगे क्या और भी परीक्षाएं सेना को सौंपी जाती हैं और सेना को और क्या क्या जिम्मेदारी सौंपी जाती है, ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा कि जिस सेना के पास देश की सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी है, वो देश के भीतर की पूरी जो प्रशासनिक मशीनरी है एक तरीके से उसको संभाल रही है और बाकी जो प्रशासन में लोग हैं, अब जब सेना ये संभालेगी तो इसका मतलब कि बाकी जो लोग हैं आप उनको निकाल बाहर करिए। तो खैर आगे देखते हैं इस पर क्या होता है। लेकिन इस समय एक बड़ी खबर यह भी है और लगातार वो सुर्खियों में है कि कर्नाटक में जो राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहा है। राजनीतिक बदलाव ये कि वहां पर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा उनका स्वीकार भी कर लिया गया। हालांकि इस्तीफा स्वीकार होगा या नहीं स्वीकार होगा उसको लेकर भी बड़े सारे सवाल थे, जबकि सवाल होने नहीं चाहिए। राज्यपाल शहर में नहीं थे, बाहर थे, फिर राज्यपाल आए हैं तो इस्तीफा स्वीकार हुआ है। लेकिन अब जिस तरीके से वहां एक स्मूथ पावर शिफ्टिंग हुई है, पावर ट्रांसफर हुआ है, उसको लेकर विपक्ष की तरफ से बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि मीडिया का एक वर्ग ऐसा लग रहा है कि वो बहुत कुछ इसमें देख रहा था, लेकिन वो ना होने के कारण उसे बड़ी निराशा हाथ लगी है। देखिए, जो मीडिया का एक वर्ग है वो सीधा सीधा कोशिश यही कर रहा था कि सिद्धारमैया का इस्तीफा ही नहीं हो और अगर उन्होंने इस्तीफा दे भी दिया है तो किसी तरीके से वो पलटी मार जाए। कोशिश यही चल रही थी कि और उसी के चलते रात भर वेट किया गया कि कुछ हो सके। लेकिन जब देखा कि भाई सिद्धारमैया तो कांग्रेस के साथ में ही है, वो कांग्रेस को छोड़ने को तैयार ही नहीं हो रहे हैं और ना ही अपने उनके जो समर्थक हैं वो छोड़ने को तैयार हो रहे हैं। जिस तरीके से कर्नाटक में प्रदर्शन करवाए गए, बाद में पता चला कि जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता ही नहीं थे। आप बाहर से कार्यकर्ताओं को बुलाकर सिद्धारमैया के समर्थन में और कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ प्रदर्शन करवा रहे हैं। कोशिश यही कर रहे हैं और उसके लगातार फुटेज भी टीवी चैनल पर चलाए गए। लेकिन जब पता चला कि सच्चाई नहीं है तो बाद में वो फुटेज हटा ली भी गई। और दूसरी बात ये कि जिस तरीके से कल की जो तस्वीरें आई वो भी हम लोग चर्चा कर रहे थे और वहां पर कैबिनेट की बैठक के बाद उस बैठक में ही सिद्धारमैया ने घोषणा की और कहा भी कि डीके शिव कुमार हम लोग अब नेतृत्व संभालेंगे। उसके बाद आज जिस तरह से सिद्धारमैया पहुंचे हैं दिल्ली और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से, एलओपी राहुल गांधी से, केसी वेणुगोपाल से और तमाम नेताओं से वो मुलाकात कर रहे हैं। उसके बाद उन जो ये बहुत सारी उम्मीदें पाले हुए थे कि कुछ गड़बड़ होगा, उनकी उम्मीदों पर और भी ज्यादा तुषारापात हुआ है। एक बार देखते हैं, सिद्धारमैया ने खुद ट्वीट किया है कुछ तस्वीरों के साथ, राहुल गांधी के साथ अपनी तस्वीर ट्वीट की है अब से थोड़ी देर पहले जब उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, और क्या लिखा है उस ट्वीट में उन्होंने, उसको देखते हैं। निश्चित तौर पर जिन लोगों को यह उम्मीद रही होगी कि कर्नाटक में शायद कोई बहुत बड़ा राजनीतिक भूचाल आने वाला है कर्नाटक कांग्रेस में, वो शायद उस तस्वीर को देखकर उन्हें बहुत ही निराशा हाथ लगेगी। देखिए, क्योंकि कोशिश तो यही चल रही थी कि सिद्धारमैया के जरिए सबसे पहले तो डीके शिव कुमार को साधने की कोशिश की गई। 3 साल तक बीजेपी इसी कोशिश में रही कि डीके शिव कुमार के सहारे कर्नाटक में अपनी सरकार बनाई जाए। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे को तोड़ा गया था, उसी तरीके से अब जो लिखा हुआ है कि सिद्धारमैया ने ट्वीट किया है, हैड ए कॉर्डियल मीटिंग विद द लीडर ऑफ अपोजिशन इन द लोकसभा राहुल गांधी एट हिज 10 जनपथ रेजिडेंस इन न्यू दिल्ली टुडे। तो ये तस्वीरें उनकी 3 गले मिलने की, साथ खड़े हैं और हाथ मिलाते हुए।
चुनिंदा तस्वीरें और लिख रहे हैं कि बहुत ही बेहतरीन मुलाकात हुई, आत्मीय मुलाकात राहुल गांधी के साथ उनके निवास स्थान पर। और भी कई नेताओं से उन्होंने मुलाकात की है, मल्लिकार्जुन खड़गे से मिले हैं, केसी वेणुगोपाल से, वो तस्वीरें यहाँ पर आ रही। लेकिन अभी एक और महत्वपूर्ण बात है, कल ही उनको आना था, दिल्ली आना था, लेकिन चूंकि आंधी तूफान मौसम खराब था, जहाज उनका जयपुर चला गया और उसके बाद भी बड़ी खबरें चलने लगी, जिनको ये ढूंढ रहे थे कि कुछ ऐसी खबरें आ जाएं कि कर्नाटक कांग्रेस में बहुत विवाद हो गया है, उनको फिर निराशा हाथ लगी। लेकिन वहां एक बार वो फिर देखने लगे और ये खबरें कई जगह पर चलने लगी कि शायद सिद्धारमैया बगावत कर रहे हैं। वो आना था उनको दिल्ली, लेकिन वो जयपुर चले गए। देखिए, जो मौसम खराब के चलते दिल्ली खाली सिद्धारमैया की फ्लाइट जो थी वो डाइवर्ट नहीं हुई थी, बहुत सारी फ्लाइटें डाइवर्ट की गई थी, क्योंकि दिल्ली का जो मौसम था वो अचानक खराब हो गया। आंधी तूफान बरसात जो जिस तरीके से हुई है, उसके चलते सिद्धारमैया का जो विमान था उसको डाइवर्ट कर दिया गया जयपुर। जयपुर उतरते हैं वो जब जैसी खबर लगती है अशोक गहलोत उस समय जयपुर में ही मौजूद थे। उनको पता चलता है कि जो सिद्धारमैया हैं वो उनका प्लेन जयपुर एयरपोर्ट पर लैंड किया है, तो वो उनसे मिलने के लिए तुरंत एयरपोर्ट पर पहुंच जाते हैं। अब इसको लेकर जिस तरीके की हाइप क्रिएट की गई कि सिद्धारमैया नाराज हैं, दिल्ली आने की जगह वो जयपुर चले गए। अरे सिद्धारमैया जयपुर नहीं गए थे, बल्कि उनकी जो फ्लाइट थी वो दिल्ली की जगह जयपुर चली गई, वो तो दिल्ली ही आ रहे थे। और उसके बाद वो सुबह दिल्ली पहुंच भी गए और खुद ही अपना जो उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात का जो फोटो पोस्ट करके बता दिया है कि जो मीडिया है वो सच्चाई दिखाए, फालतू की खबरें ना दिखाए। बिल्कुल, जो चीज़ नहीं है उसको ना दिखाए, जिसकी कोई संभावना नहीं है, कहीं कोई उसकी परिस्थितियां नहीं है, वो ना दिखाए। लेकिन जिसको जो दिखाना है वो दिखाएगा, उसको उम्मीद है कि वो क्या कुछ करेगा। यहाँ पर जो कांग्रेस के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं उनको सुनना भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और DK शिव कुमार ने सिद्धारमैया के लिए क्या लिखा है उसको भी हम लोग देखेंगे। पहले कांग्रेस के ही विधायक है अजय सिंह, वो क्या कह रहे हैं। ये जिस तरीके से सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया और अब DK शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, उसको लेकर कि ये किस तरीके से पार्टी के नेतृत्व का फैसला है, इस फैसले को सभी लोग मान रहे हैं, क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। वो अजय सिंह को, विधायक हैं कांग्रेस के। This again goes to show that in Congress party, not only now, from the very beginning, High Command is supreme. Like our Honorable Chief Minister Mr. Siddaramaiah, like he told, the day the Congress High Command tells me to step down, I would do so. And irrespective of the governor being in Bangalore or no, as he kept his word, as the High Command told him to resign, he immediately tendered his resignation and is proceeded to Delhi to meet Madam Sonia Gandhi as well as Leader of Opposition in Lok Sabha, Mr. Rahul Gandhi, and our Congress President, Mr. Mallikarjun Kharge. So this paves the way. Next, I think in a day or two, the Congress Legislature Party meeting will be called, and then they will probably take the opinion of everyone, and you know that who could be the Chief Minister very soon. And sir, how do you see this smooth transition of the power which we are seeing? You are saying that the CLP meeting will be take place and that the leader will be chosen in that meeting, and so he will be the सुप्रीम। तो ये कह रहे हैं अरुण सिंह, विधायक हैं, वो कह रहे हैं कि इससे ये साफ साबित हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी में कोई भी फैसला जो होता है वो आला कमान का होता है और आला कमान के फैसले को सब लोग मानते हैं। ये इस फैसले से दिखाई पड़ रहा है। और जो लोग बहुत सारी उम्मीदें इसमें कर रहे थे, बहुत सारा कुछ उनको दिखाई पड़ रहा था, वो सारी उम्मीदें उनकी धराशायी हो गई। कांग्रेस के अभी आप दो फैसले देख लीजिए। एक केरल को लेकर, केरल में जो विधायकों का जो समर्थन जो बताया जा रहा था, केसी वेणुगोपाल के समर्थन में बताए जा रहे थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान ने कहा कि जिसने जमीन पर मेहनत की है उसको हम CM बनाएंगे। वेणुगोपाल को CM नहीं बनाया गया। और वही स्थिति अब आला कमान ने कर्नाटक के मामले में दिखाई है। पहले ही तय कर लिया था कि कर्नाटक में अब किसी युवा को कमान दी जानी है। सिद्धारमैया अगले साल वैसे भी 80 साल के हो जाएंगे। और अब अगर कांग्रेस 2028 का जो चुनाव है, विधानसभा चुनाव कर्नाटक का, उसके एक साल बाद लोकसभा का चुनाव भी होना है, लेकिन इस समय कांग्रेस के टारगेट पर कर्नाटक का विधानसभा चुनाव है। दक्षिण भारत में जो बड़े राज्य हैं उनमें कांग्रेस की जो कर्नाटक में सरकार है, कांग्रेस चाहती है कि कर्नाटक की सरकार रिपीट करे, क्योंकि आमतौर पर पिछले करीब 20 से 30 साल की जो कर्नाटक की सियासत है उसमें कांग्रेस की जो सरकार है वो रिपीट नहीं हो पाई है।
और इसीलिए कांग्रेस चाहती है कि अब जो उसकी सरकार है वो रिपीट करे। दूसरी बात ये है कि जो वहाँ का जो दक्षिण कर्नाटक का पार्ट है, वहाँ बीजेपी और जेडीएस कुछ मजबूत होने की स्थिति में दिखाई दे रहे थे। जो लोकसभा चुनाव भी हुआ है, वहाँ की जो 10 सीटें दक्षिण कर्नाटक की, 10 में से 8 सीटें बीजेपी जीत गई थी। अब उस डीके शिव कुमार के सारे, क्योंकि डीके शिव कुमार का भी आधार दक्षिण कर्नाटक में जबरदस्त है, बोकालिंगा समुदाय से आते हैं और जिसको जेडीएस अपना वोट बैंक मानता है। अब डीके शिव कुमार के आने से जेडीएस, जो पहले से ही थोड़ा सा कमजोर स्थिति में दिखाई दे रहा था, क्योंकि बीजेपी के साथ जो पार्टी जाती है वो धीमे धीमे करके कमजोरी हो जाती है, जेडीएस कमजोर हो रहा है। अब जेडीएस का वोट बीजेपी की तरफ ट्रांसफर ना हो, इसीलिए कांग्रेस ने डीके शिव कुमार के रूप में एक बहुत बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। क्योंकि जो अल्पसंख्यक वोट है, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो या बौद्ध हो, ये कर्नाटक में कांग्रेस का पहले से ही आधार रहा है। इसके अलावा जो एससी और एसटी वर्ग है वो भी कांग्रेस के साथ में मजबूती से हमेशा रहा है। जो मुख्य वहाँ की जो बड़ा से जो सामाजिक संरचना है, उसमें जो 3 जो जातियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। बोकालिंगा है, लिंगायत हैं और कुर्बा समुदाय है। इसमें बोकालिंगा तो भी चूंकि बहुत सारे समीकरण है, बहुत सारी चीज़ों को देखकर ये फैसला लिया गया है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक नेतृत्व जो कि युवा नेतृत्व को दिया जाए, वो भी एक बड़ा फैसला है। डीके शिव कुमार जिस तरीके से जब चुनाव जीता गया था 2023 में, तब भी ये चर्चाएं थी कि डीके शिव कुमार बनेंगे, लेकिन ये जो पावर ट्रांसफर हुआ है, इसको लेकर बहुत सारे लोगों को ऐसा लग रहा था कि शायद कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी में इस एक तरीके से वहाँ एक फ्रैक्शन दिखाई पड़ रहा था, दिखाई पड़े या कुछ हो जाए, फ्रैक्शन हो जाए इस तरह की। चूंकि सिद्धारमैया जेडीएस से आए हुए हैं, लोगों को ऐसा लग रहा था कि सिद्धारमैया बगावत कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ जब हुआ नहीं है तो फिर निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए एक आघात है जो इस तरह की उम्मीद कर रहे थे। लेकिन कांग्रेस पार्टी की जो अपनी रणनीति है या आला कमान पर जो विश्वास है, उसका एक ये बेहतर उदाहरण पेश किया गया है। एच.के. पाटिल है कि पूर्व मंत्री हैं और बहुत ही सीनियर लीडर हैं कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के, वो क्या कह रहे हैं, एक बार उनको सुनते हैं। तो सुनेंगे कांग्रेस एच.के. पाटिल को भी, और इसके अलावा तमाम दूसरे जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं उनके नेताओं के भी बयान सुनेंगे। महत्वपूर्ण बयान है। संजय राउत भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी है ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से स्मूथ वे में यानी बहुत ही आसानी से ये परिवर्तन हुआ है वो एक बहुत अच्छी बात है। तो क्या कुछ कह रहे हैं ये नेता, लेकिन निश्चित तौर पर फिर से हम कहेंगे कि जिन लोगों को लग रहा था कि शायद कांग्रेस के भीतर कर्नाटक में कुछ विवाद हो, कुछ बवाल हो, वो उन लोगों की उम्मीदों पर जरूर पानी फिरा है। पहले सुन लेते हैं एच.के. पाटिल को, उसके बाद फिर संजय राउत को सुनेंगे। Next, you are a KPCC president aspirant, or you will continue in the cabinet? Otherwise, deputy CM. I am not aspirant of anything. High command, what will give? My services are always at the suggestion of High Command, the Congress Party. I am quite sure that if this problem, whatever is there, what you all are feeling is totally solved. No disappointment in anybody. So when will the CL? तो क्या बहुत सारे जो वरिष्ठ नेता हैं, तमाम नेता, उनसे भी ये पूछा जा रहा है कि क्या आप बन सकते हैं, आप उस उम्मीदवारी। जबकि जब कैबिनेट की बैठक हुई कल, उसमें सिद्धारमैया ने ही कहा कि डीके शिव कुमार बनने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं इस समय कर्नाटक में, डीके शिव कुमार। लेकिन तमाम वरिष्ठ नेताओं से पूछा जा रहा है, पर एच.के. पाटिल ने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, मैं एस्पिरेंट नहीं हूँ, मैं कहीं से भी उस कैंडिडेट नहीं हूँ। और जो यहाँ पर हमने जो किया है एक तरीके से वो कांग्रेस पार्टी के लिए किया है और पार्टी ने जो कुछ हमें दिया है वो महत्वपूर्ण है। लेकिन यहाँ पर संजय राउत जो कह रहे हैं वो जानना, वो सुनना बड़ा महत्वपूर्ण है कि इसको किस तरीके से, मतलब दूसरी पार्टियों में भी एक नज़ीर के तौर पर देखा जा रहा है। सुन लेते हैं संजय राउत क्या कह रहे हैं कर्नाटक में जो राजनीतिक परिवर्तन हुआ है उसे लेकर। देखिए ये कांग्रेस पार्टी की एक इंटरनल व्यवस्था है, लेकिन मेरा आदर जो है सिद्धरामैया जी के प्रति बढ़ गया है।
इतनी स्मूथ तरीके से कभी कोई सत्तांतर नहीं होता किसी राज्य में, कोई अपना पद नहीं छोड़ता। हाँ, जो इतने सीजन लीडर है, वहाँ के एक लोक नेता है सिद्धरामैया जी, हाँ, लेकिन कांग्रेस पार्टी, उनके पार्टी ने आदेश दिया और पद छोड़ा। ये बहुत कम बार मैंने देखा है देश की राजनीति में, इसलिए मेरा जो आदर है सिद्धरामैया जी के प्रति वो बहुत बढ़ गया है। सर, क्या लगता है कांग्रेस में सिद्धरामैया ने तो कह रही कांग्रेस का तो अंदरूनी मामला है, लेकिन जिस तरीके से इतना स्मूथ ट्रांसफर किसी राज्य में नहीं होता है पार्टी के भीतर, और बात सही भी है कि हाँ किसी को हटाकर अगर बनाया जाता है वो चाहे जो पार्टी रही हो, लेकिन वहाँ पर ये एक उसका उदाहरण है। पर चर्चाएं, जो लोग ये उम्मीद देख रहे थे कि कुछ होगा, उनको वो अभी भी चर्चाएं कर रहे हैं। और जैसा अभी बताया ही हमने कि जहाज़ मौसम खराब होने के कारण जयपुर चला गया तो उसको भी बगावत के रूप में देखने लगे। तो जो पहले संजय राउत के बयान की बात कर लेते हैं, बीजेपी में भी कई मुख्यमंत्री बदले हैं, लेकिन बीजेपी सत्ता में रहते हुए, केंद्र की सत्ता में रहते हुए मुख्यमंत्री बदलने में तो कामयाब हो जाती है, लेकिन जब उसके पास केंद्र में सत्ता नहीं थी, उस दौरान मुख्यमंत्री बदलने में क्या होता था हमने मध्य प्रदेश में देखा कि भाई कल्याण सिंह को हमने देखा, यूपी में देखा, गुजरात में देखा है, मध्य प्रदेश में देखा है, तमाम राज्यों में देखा है कि जहां मुख्यमंत्री बदलने की कोशिश की बगावत हो गई। लेकिन कांग्रेस इस समय केंद्र की सत्ता में नहीं है, लेकिन जिस तरीके से हाईकमान के एक आदेश पर, सिद्धरामैया ने भी बोला कि हाईकमान ने आदेश दिया, क्योंकि विधायकों ने तो बोला नहीं था कि भाई हमें सत्ता परिवर्तन चाहिए, सिर्फ हाईकमान के एक निर्देश पर सिद्धरामैया दिल्ली से वापस लौटते हैं बेंगलोर, अपने कैबिनेट के मंत्रियों को बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई हाईकमान ने हमसे बोला है 2 दिन पहले कि आप इस्तीफा दे दीजिए, नए नेतृत्व को सत्ता सौंपनी है, और हाईकमान के आदेश पर मैं इस्तीफा दे रहा हूँ और मुझे क्या करना है ये हाईकमान तय करेगा। आज राहुल गांधी से भी मिले, तब भी उन्होंने यही बोला है कि भविष्य की राजनीति के बारे में हाईकमान फैसला लेगा। तो जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर सत्ता परिवर्तन हुआ है, बिल्कुल स्मूथली हो गया है और कहीं कुछ नहीं हुआ। जो सो कॉल मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, वो उसको सबसे बड़ा दर्द यही हो रहा है। और इसीलिए जब एक मौसम खराब होता है और मौसम खराबी के चलते सिद्धरामैया का विमान दिल्ली की जगह जयपुर उतर जाता है, तो ये माहौल ये बनाया जाता है कि सिद्धरामैया दिल्ली आ ही नहीं रहे थे, वो तो जयपुर जा रहे थे, इसीलिए वो उस विमान में बैठे हो जो दिल्ली की जगह जयपुर में लैंड कर गया। बिल्कुल, लेकिन आज जब सिद्धरामैया यहाँ कांग्रेस के नेताओं से मिल रहे हैं तो खुद वो तस्वीरें पोस्ट कर रहे हैं और बता रहे हैं, अब शायद ये उन्हीं लोगों को बता रहे हैं जो लोग बहुत सारे आशंकाएं इसमें देख रहे हैं। वो लिखा है, फिर उन्होंने अभी ट्वीट किया है और अब लिख रहे हैं कि अब उन्होंने चूंकि अंग्रेजी में फिर कन्नड़ में लिखा है, आज दिल्ली में मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की और उनसे विचार विमर्श किया। इस दौरान विधायक केजे जॉर्ज, प्रियंका खड़गे और डॉक्टर यतीन्द्र सिद्धरामैया भी मेरे साथ में थे, यानी उनके जो बेटे हैं। और ये तस्वीरें वो पे पोस्ट कर रहे हैं। राहुल गांधी के साथ मुलाकात की हम लोग देख ही चुके हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ और बाकी नेताओं के साथ वो केसी वेणुगोपाल से भी मिले हैं। तो कुल मिलाकर ये मैसेज वो दे रहे हैं कि जिन लोगों को लग रहा था कि कांग्रेस में सिद्धरामैया के इस्तीफे के बाद कोई बहुत बड़ा भूचाल आने वाला है, तो वो उस भूचाल की वो उम्मीद ना करें। सीधे सीधे सिद्धरामैया इस बात को लोगों को बता रहे हैं। उन्हीं लोगों को ये संदेश है। बार बार सिद्धरामैया अलग अलग नेताओं से मिलने के बाद ये ट्वीट जब कर रहे हैं, तो सिद्धरामैया के ट्वीट से तो क्लियर हो गया है कि कर्नाटक कांग्रेस में कुछ भी गड़बड़ नहीं है। और बीजेपी ने तो तभी मान लिया था जब सिद्धरामैया का जो विमान है वो दिल्ली की जगह जब जयपुर उतरा है, तो बीजेपी हाईकमान तो मान गया था कि सिद्धरामैया कहीं नहीं जा रहे हैं। विमान जरूर उनका दिल्ली की जगह जयपुर चला गया है, लेकिन सिद्धरामैया कांग्रेस में ही रहेंगे। और यही कारण है कि रात भर सिद्धरामैया के इस्तीफे को लेकर जिस तरीके का ड्रामा राजभवन में चलता रहा, उनका इस्तीफा स्वीकार ही नहीं किया जा रहा था, लेकिन सुबह ही सुबह पता चलता है कि सिद्धरामैया का इस्तीफा स्वीकार हो गया है। सिद्धरामैया दिल्ली पहुंचते हैं और दिल्ली पहुंचते ही दूसरी खबर आती है कि उनका इस्तीफा भी स्वीकार हो गया है। बीजेपी की पूरी कोशिश रही, रात भर ये चलता रहा, मीडिया के जरिए भी जिस तरीके से खबरें प्लांट की गई कि सिद्धरामैया नाराज हैं, और लेकिन जब कुछ हाथ नहीं आया तो तब उसके बाद मीडिया भी खामोश बिल्कुल हो गया है। अब वहाँ पर भी ऐसी कोई खबर नहीं चल रही है। और दूसरा, सिद्धरामैया का जो इस्तीफा है, जो करीब 20 घंटे तक राज्यपाल स्वीकार नहीं कर रहे थे, उनका इस्तीफा भी स्वीकार हो गया है। और अब जो कांग्रेस के विधायक दल की जो बैठक है, वैसे तो वो औपचारिकता है
क्योंकि सीधा सीधा ये तय हो गया है कि डीके शिव कुमार ही मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन जो एक औपचारिकता है वो पूरी भी करनी है। और अब कल कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें डीके शिव कुमार को विधायक दल का नेता चुना जाएगा और संभवतः रविवार को वो नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले लेंगे। और जिस तरीके से सिद्धारमैया को लेकर जो अभी तक जो चर्चाएं चल रही थी कि वो नाराज हैं और वो कहीं और जाने वाले हैं, उस पर तो ब्रेक लग चुका है। अब सिद्धारमैया को क्या जिम्मेदारी दी जानी है, ये तो तय माना जा रहा है कि भले ही सिद्धारमैया ये बोल रहे हो कि वो राज्य की ही राजनीति करना चाहते हैं, लेकिन उनको केंद्र में लेके आया जाएगा, केंद्र में उनको कोई बड़ी भूमिका दी जाएगी। और उसी के चलते वो आज दिल्ली में जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, राहुल गांधी हो, चाहे के सी वेणुगोपाल हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, उसके बाद जो उनकी भूमिका है उनको भी बता दिया जाएगा कि भाई आपके लिए पार्टी ने क्या सोच रखा है। और ये तय है कि सिद्धारमैया को कोई बहुत बड़ी भूमिका मिलने वाली है। बिल्कुल, ये कि सिद्धारमैया को कोई बड़ी भूमिका मिलने वाली है और केंद्र में अगर उनकी भूमिका महत्वपूर्ण होगी, चूंकि राज्य में वहाँ जिस तरीके से ये सत्ता परिवर्तन हुआ है उसको लेकर बहुत सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं। बहुत सारी संभावनाएं ढूंढी जा रही थी कि वहाँ पर क्या होगा, सिद्धारमैया मंत्री बनेंगे या नहीं। यहाँ तक कि ये भी है अविनाश जी, जब ये हुआ था कहीं कोई उसका किसी कांग्रेस पार्टी ने, किसी नेता ने इस बारे में कोई बात नहीं की थी, लेकिन मीडिया के एक वर्ग में ये चर्चाएं भी हो रही थी कि दोनों के बीच में 2.5 साल का करार हुआ है कि 2.5 साल मंत्री रहेंगे, सीएम रहेंगे सिद्धारमैया, उसके बाद 2.5 साल रहेंगे डीके शिव कुमार। और जैसे ही जब 2 साल के बाद 2.5 साल आने वाला था, तभी से ये चर्चाएं होने लगी कि दोनों के बीच में एक फ्रैक्शन है, मनमुटाव है और ये होगा वो होगा। उसके बाद भी हम लोगों ने देखा था कैसे डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया ने एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, एक दूसरे का इंटरव्यू लिया था, एक दूसरे के घर नाश्ता करने गए, सिर्फ यही मैसेज देने के लिए कि कहीं कोई कुछ नहीं हो रहा है और जब होगा तो उसकी जानकारी दी जाएगी। जब हो गया तो बाकायदा कैबिनेट की बैठक करके, मंत्रियों की बैठक बुलाकर सिद्धारमैया ने खुद ही जानकारी दे दी। देखिए, जो 2.5 साल वाला मुद्दा है ये सिर्फ और सिर्फ जो मीडिया है उसकी तरफ से फैलाया गया, और ये किसके सहारे पर फैलाया गया ये भी सबको पता है, क्योंकि बीजेपी नहीं चाहती थी कि जो राज्य सरकार है वो स्टेब्लिश रहे। आप मीडिया के जरिए जो मैसेज भेज रहे हैं वो मैसेज प्रशासन तक जा रहा है। प्रशासन के अधिकारी हम मान के चल रहे हैं कि 2.5 साल बाद नया सीएम आने वाला है, तो भाई हम इनकी क्यों सुने? भाई नए वाले की हम सुनेंगे ना। वहाँ अभी आज की तारीख में हम उसकी ज़्यादा बड़े वफादार बनेंगे तो 2.5 साल बाद जब वो सीएम बनेगा तो हमको बड़ी पोस्ट भी मिल जाएगी। तो ऐसे में जो लॉ एंड ऑर्डर है, प्रशासन है, जो मुख्यमंत्री होता है उसके दिशा निर्देश का सही ढंग से अमल नहीं हो पाता है। तो यही कोशिश बीजेपी की तरफ से कर्नाटक में की गई कि भाई 2.5 साल का जो मैसेज है वो फ्लोट किया जाए और उसको जमकर पूरे 2.5 साल तक, 2.5 नहीं बल्कि अब तक 3 साल तक, जब तक कि कांग्रेस ने सत्ता परिवर्तन नहीं कर दिया, जबकि 3 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो गया है। अब सिर्फ 22 महीने का समय बचा है नए चुनाव में। अब 22 महीने पहले कांग्रेस ने वहाँ सत्ता परिवर्तन किया है कि युवा नेता को सौंपा है, लेकिन इससे पहले 3 साल से भी ज़्यादा समय तक बीजेपी के सहारे पर जिस तरीके से फर्जी खबरें फैलाई गई, जबकि पहले जब सिद्धारमैया को 2023 में सीएम बनाया गया था तब डीके शिव कुमार से पूछा गया था कि सरकार कब तक चलेगी, तो उन्होंने कहा था 5 साल तक चलेगी। बिल्कुल, और ये कल की तस्वीरें हैं जब कैबिनेट की बैठक हुई बेंगलुरु में और सिद्धारमैया थे, डीके शिव कुमार, बाकी कैबिनेट के और सदस्य हैं, उसके बाद की वो तस्वीरें, दोनों का मिलना और ये सारी चीजें। लेकिन कुछ फिर भी ये लगा होगा कि शायद ये दिखावे के लिए है, पर उसके बाद दिल्ली आना, कांग्रेस के नेताओं से सिद्धारमैया का मिलना, इस्तीफा देने के बाद ये बहुत सारी चीजें हैं जो स्पष्ट कर दे रही हैं कि वहां पर क्या कुछ हो रहा है। और जिन लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि वहां पर कांग्रेस के भीतर मतभेद दोनों नेताओं के बीच और उनके अपने समर्थकों के बीच, अच्छा ये भी कहा जा रहा है कि उनका खेमा, मंत्री उनके खेमे, अभी मैं कुछ जगहों पर देख रहा था कि मुख्यमंत्री तो डीके शिव कुमार बनेंगे लेकिन मिनिस्टर जो है वो सिद्धारमैया के खेमे के लोग बनेंगे। कौन किसके खेमे का है, कैसे पता लग गया, ये भी बड़ा दिलचस्प है। लेकिन जिस तरीके से सिद्धारमैया के लगातार मैसेज आ रहे हैं, तमाम दूसरे नेताओं के बयान आ रहे हैं, खुद डीके शिव कुमार के ट्वीट्स आए हैं, बयान आए हैं, उनको देखकर ये लग रहा है कि जो कुछ भी आशंकाएं जताई जा रही थी उनमें कोई कहीं दम नहीं था। भूपेश बघेल हैं कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने इस जो ये परिवर्तन वहां पर हुआ है सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद डीके शिव कुमार के मुख्यमंत्री बनने की जो पूरी कहानी है, प्रक्रिया है, उस पर उन्होंने क्या कहा, एक बार उनको भी सुनते हैं।
हमारे पार्टी के अंदर में जो फैसला होता तो फेलियर किस बात की है? इसका मतलब ये है कि नीतीश बाबू फेलियर है 20 साल से, इसको बदल के सम्राट चौधरी को हाफी डेविड वाले को बनाए हैं। तो ये भूपेश बघेल कह रहे हैं कि हमारी पार्टी की ये एक तरीका है काम करने का, और आला कमान का जो आदेश होता है उसको सभी लोग मानते हैं। जो अभी थोड़ी देर पहले विधायक करुण सिंह कह रहे थे, एचपी पाटिल कह रहे थे, तो ये एक बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। अब इसमें यही देखना है कि अब आगे क्या कुछ हो रहा है। अब डीके शिव कुमार अपना जब कल बैठक होगी, कल वहाँ पर विधायक दल की बैठक होनी है, उस बैठक के बाद में चुने जाएंगे, नेता चुने जाएंगे, और फिर वो अपना सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे राज्यपाल के सामने। लेकिन जो शुरू में आपने कहा भी कि राज्यपाल की ओर से भी काफी कोशिशें की गई कि ये प्रक्रिया डिले हो और इसमें कुछ बिटवीन द लाइंस खबरें कुछ निकले। जो चल रहा था मामला, अगर थोड़ा बहुत भी बीजेपी को लगता कि कर्नाटक में खेल हो सकता है, तो राज्यपाल आज भी सिद्धारमैया का इस्तीफा स्वीकार नहीं करते। ये कल से ही खबरें चल रही थी कि जो राज्यपाल हैं उनका आज भी लौटने का कोई कार्यक्रम नहीं है। वो संभवतः 2 दिन बाद आए, और जो कार्यक्रम है वो और भी लंबा हो सकता है। यानी कांग्रेस की जो नई सरकार है उसके बनने की प्रक्रिया में टांग अड़ाने की पूरी कोशिश की गई, जबकि आमतौर पर ऐसा कहीं नहीं होता। भाई, राज्यपाल से 1 दिन पहले समय मांग लिया गया था कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं, और आमतौर पर जब भी मुख्यमंत्री राज्यपाल से समय मांगते हैं तो तुरंत मिल जाता है। लेकिन यहाँ अगर मुख्यमंत्री को मिलने का समय 3 दिन तक ही नहीं मिल पाया, अब तक मुख्यमंत्री नहीं मिल पाए हैं। इस्तीफा जरूर स्वीकार हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री और राज्यपाल की जो मुलाकात होती है, आमतौर पर इस्तीफा जो दिया जाता है, मुख्यमंत्री राज्यपाल को खुद व्यक्तिगत रूप से इस्तीफा देता है। इस तरीके से इस्तीफे नहीं होते हैं कि मुख्यमंत्री ने समय मांगा और राज्यपाल रातों रात शहर छोड़कर भाग गए, और उसके बाद जब मुख्यमंत्री पहुंचते हैं तो उनके जो सेक्रेटरी है उनको जाकर अपना इस्तीफा उनके कार्यालय में जाकर सौंपते हैं कि हम अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं। और उसके बाद भी 20 घंटे तक राज्यपाल उस इस्तीफे पर कुंडली मारकर बैठे रहते हैं, इस्तीफा ही स्वीकार नहीं होता है। लगता तो ऐसा है कि भाई सिद्धारमैया इस्तीफा वापस ले लें, लेकिन जब क्लियर हो गया कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, उसके बाद चाहे मीडिया हो और चाहे बीजेपी हो, उसने हथियार डाले। लेकिन जिस तरीके से कर्नाटक में जो हुआ है, उससे बीजेपी को समझ जाना चाहिए कि आप विपक्ष के खेमे में जो सेंधमारी हर जगह की कोशिश करते हैं, वो आप हर जगह कामयाब नहीं हो सकते। और अब जिस तरीके से कांग्रेस का ग्राफ बढ़ता जा रहा है, उसके बाद अभी विधानसभा चुनाव हुए, वहाँ 2 राज्यों में कांग्रेस सत्ता में आ गई, चाहे तमिलनाडु की सरकार में शामिल है, और केरल तो उसके हाथ में आ गया है कि 10 साल बाद कांग्रेस की केरल में सरकार बनी है। एक भी राज्य ऐसा नहीं था जहां कांग्रेस की सरकार थी या कांग्रेस के हाथ से सरकार चली गई हो। यानी कांग्रेस का ग्राफ धीमे धीमे करके ऊपर की तरफ जा रहा है, एक के बाद एक राज्य उसके हाथ में आ रहे हैं, और उसी का असर दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस दक्षिण भारत में ये जिस मजबूती से खड़ी है और तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी वहां बढ़ नहीं पा रही है, तो उसके लिहाज से भी कर्नाटक में वो बहुत सारी उम्मीदें देख रही थी, और जो बीजेपी समर्थित एक मीडिया का वर्ग है वो भी फिर ये उम्मीदें देख रहा था। लेकिन ये उम्मीदें सारी उसकी नाकाम हुई हैं, सफलता नहीं मिली है। बहुत सीनियर लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के कर्नाटक में ही, मधु बंगारप्पा मिनिस्टर भी रह चुके हैं, वो भी यही बात कह रहे हैं कि जिन लोगों ने ये उम्मीद लगाई थी कि कर्नाटक में कांग्रेस में यहाँ सत्ता परिवर्तन होगा और उसके बाद उस बदलाव के दौरान यहाँ पर काफ़ी कुछ खेल बिगड़ सकता है, कांग्रेस पार्टी में दरार आ सकती है, लेकिन उन लोगों को बहुत निराशा हाथ लगी है। सुन लेते हैं एक बार क्या कह रहे हैं मधु बंगारप्पा। और कांग्रेस पार्टी और ये इस स्मूथ जो ट्रांसफर है, इसकी चर्चा न केवल कांग्रेस कर रही है बल्कि जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं वो भी कर रहे हैं। अभी हम लोग संजय राउत को सुन भी रहे थे। जिस तरीके से हुआ है सत्ता हस्तांतरण, जिस तरीके से हुआ है एक पार्टी के अंदर ही, किसी दूसरे दल की तरफ नहीं हुआ है। कहीं दूसरे दल की तरफ होता तो आपको मजबूरी में करना पड़ता है, लेकिन पार्टी के अंदर इतना स्मूथ, और वो भी केंद्र की सत्ता में ना रहते हुए। जब कांग्रेस केंद्र की सत्ता में थी तब तो हम देखते थे एक इशारे पर से मुख्यमंत्री बदल जाता था, कि मालूम पड़ा कि हाईकमान का आज आदेश गया है और उसी दिन तत्काल जाकर राज्यपाल से मिलने का समय मांगा जाता था और तुरंत इस्तीफा होता था। लेकिन विपक्ष में होते हुए किसी भी पार्टी में इस तरीके से सत्ता का हस्तांतरण कभी नहीं हुआ है, लेकिन कांग्रेस में जिस तरीके से हुआ है उससे साफ दिख रहा है कि कांग्रेस का हाईकमान बहुत मजबूत स्थिति में,
भले ही मीडिया की तरफ से इस तरीके की खबरें प्लांट की जाती हों कि राहुल गांधी का नियंत्रण नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, लेकिन हम दोनों मामले में, चाहे वो केरल के मुख्यमंत्री के चुनाव का मामला हो और चाहे अब कर्नाटक में मुख्यमंत्री बदलने का मामला हो, दोनों ही मामले में हाईकमान के एक आदेश पर पूरी पार्टी ने उसको स्वीकार किया। ये नहीं देखा कि भाई किसके समर्थन में विधायक ज़्यादा है। विधायक तो उसके समर्थन में होते हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाता है। आज जैसे ही डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे, जो तमाम मीडिया हाउस जो अभी चिल्ला रहे हैं कि सिद्धारमैया के पास सबसे ज़्यादा विधायक हैं, वही कल बोलने लगेंगे कि डीके शिव कुमार के पास सबसे ज़्यादा विधायक है। वो तो सीधा सीधा जो कुर्सी पर बैठता है विधायक उसी के साथ होते हैं, क्योंकि ये माना जाता है, विधायक यही मानते हैं कि ये आदमी मुख्यमंत्री है, इस आदमी को हाईकमान का समर्थन मिला हुआ है, और जिसको हाईकमान का समर्थन मिला हुआ है उधर विधायक भी है। तो आप ये मत कहिए कि डीके शिव कुमार के पास कम विधायक थे या सिद्धारमैया के पास ज़्यादा विधायक थे। ज़्यादा विधायक हाईकमान के पास में थे, और हाईकमान ने जिस तरह इशारा किया विधायक भी उधर चले गए, और वो लगातार, चाहे मधु बंगारप्पा हो या आप जैसे पटेल का नाम बताया या दूसरे जो विधायक हैं, उन सब का यही कहना है कि भाई जो हाईकमान फैसला लेगा। उनसे पूछा गया कि क्या आप सीएम पद के दावेदार हैं, अगर धोखे से भी बोल देते तो मीडिया में यही खबर चलती कि मुख्यमंत्री पद को लेकर कांग्रेस में जूतम पेजार चल रहा है। तो यही सोच रहे हैं कि अगर मान लीजिए जो मौसम अगर आज भी खराब रहता, जयपुर वाला विमान दिल्ली नहीं आ पाता, सिद्धारमैया या तो जयपुर ही रहते या उनको अगर कर्नाटक बेंगलुरु लौटना पड़ता, तब क्या खबरें चल रही होती? तब तो फिर हंगामा ही हो जाता। मौसम अगर कर्नाटक में खराब हो गया होता, अब यह सोचिए कर्नाटक का अगर मौसम खराब हो जाता, डीके शिव कुमार निकल जाते और उसके बाद वहाँ अचानक मौसम खराब हो जाता, जैसे दिल्ली में अचानक मौसम खराब हो गया और सिद्धारमैया दिल्ली नहीं आ पाते, तो खबर यही चल रही होती कि सिद्धारमैया ने इस्तीफा देने से मना कर दिया है, उन्होंने बगावत कर दी है, उन्होंने दिल्ली आने से मना कर दिया है, और अब वो अपने विधायकों की बैठक कर रहे हैं कि सिद्धारमैया अगर बेंगलोर में रहते तो विधायक भी उनसे मिलने के लिए जाते, मंत्री भी मिलने के लिए जाते, तो जो मुलाकात होती वो बैठक में कन्वर्ट हो जाती, और जो खराब मौसम है उसको बगावत का रूप दे दिया जाता। लेकिन वो सब कुछ होने नहीं पाया, और जाहिर सी बात है कि ऐसे लोगों को काफी निराशा हाथ लगी, जैसा कि अभी मधु बंगारप्पा कह भी रहे थे और कांग्रेस के तमाम नेता कह रहे हैं। खुद सिद्धारमैया बहुत सारी तस्वीरें कांग्रेस नेताओं के से मुलाकात आज जब वो दिल्ली में है वो कर रहे हैं और अपने ट्विटर हैंडल से उनको पोस्ट कर रहे हैं। खैर, इधर एक बड़ी खबर आ रही है पंजाब में निकाय चुनाव से संबंधित, लेकिन एक तस्वीर आज सुबह से आ रही है, चर्चा में है, और वो वही चर्चा में है जिसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि ये विकास का नमूना है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में एक निर्माणाधीन पुल गिर गया, और कैसे गिर गया? वो आंधी और तूफान में पुल गिर जा रहे हैं, और किस तरह से, मतलब कितनी बढ़िया गुणवत्ता के साथ वो बनाए जा रहे हैं। वो तस्वीर हम देखते हैं पुल की, कैसे वो धराशायी हो गया। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर कितने मजबूत ये पुल बना रहे हैं कि हवा की रफ्तार नहीं सह पा रहे हैं। 50 सैकड़ों गाड़ियां जब उन पर दौड़ेंगी तो फिर कैसे वो सह पाएंगे? और होता यही है, बहुत सारे पुल, बहुत सारे एक्सप्रेसवे धंसे जा रहे हैं, यहाँ तक कि उद्घाटन से पहले ही धंस जाते हैं। ये वो पुल है हमीरपुर, उत्तर प्रदेश के हमीरपुर ज़िले का बुंदेलखंड का इलाका है ये। यहाँ पर ये पुल अभी बन रहा था और हवा के एक झोंके ने इस पुल को बहा दिया। हवा से पुल क्या गिर जाना, ये संभवतः पहली बार इस तरह की घटना घटी होगी। आमतौर पर होता ये है कि जब तेज आंधी या तूफान आता है और पुल से ट्रेन यदि गुजरती है या कोई गाड़ियाँ गुजरती हैं, तो ये कहा जाता है कि स्पीड स्लो कर लें, ताकि ट्रेन या आपकी जो बस या कार है वो पलट ना जाए। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा पुल ही पलट रहा है हवा के झोंके से। यहाँ बस या ट्रेन पलटने वाली बात नहीं है। वही लोग चर्चा कर रहे हैं कि विकास यही है, इसी का नाम सरकार ने विकास रखा है, और इसी विकास की उम्मीद थी कि 2014 के बाद यही विकास आएगा जिसको अच्छे दिन कहा जाएगा। बहरहाल ये अच्छी बात है कि ये निर्माणाधीन था, बनने के पहले ही टूट गया। अब अगर बनेगा तो शायद मजबूत होगा। उसके पहले बिहार में भी निर्माणाधीन पुल टूट गया, कई और पुल टूट गए, और कई तो निर्माणाधीन नहीं बल्कि बने हुए पुल भी टूट गए जो इस्तेमाल हो रहे थे। तो ऐसे पुल और ऐसी सड़कें ना बने तो बेहतर है 4 पुल और 4 सड़कें कम बने, लेकिन अगर ठीक से बने, क्योंकि अगर ये टूटते हैं तो जो पैसा उनको बनाने पर खर्च होता है वो तो अपनी जगह है, लेकिन लोगों की जान भी जाती है। इसमें घटना में भी वहाँ पर 6 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है। तो अब जिनके घर के लोग
लोग जो इस हादसे का शिकार हुए होंगे उन पर क्या बीत रही होगी, ये भी सरकार को सोचना चाहिए। और ख़ास तौर पर जो भ्रष्टाचार करते हों इस पुल को बनाने में, इस तरह के पुलों को बनाने में, उनको सोचना चाहिए। बहरहाल पंजाब में निकाय चुनाव की हम बात कर रहे थे, तो क्या कुछ वहाँ पर परिणाम आ रहे हैं? वो परिणाम क्या कह रहे हैं अविनाश जी? जो पंजाब में निकाय चुनाव हुए थे उनकी आज काउंटिंग हुई है। काउंटिंग में अभी तक जो 1977 जो वार्ड मेंबर के जो चुनाव हुए हैं उनमें से 470 के जो नतीजे और रुझान सामने आए हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सीटों पर 215 पर आम आदमी पार्टी आगे है, दूसरे नंबर पर कांग्रेस 85 सीटों पर आगे है, उसके बाद श्रोमणी अकाली दल जो है वो 71 सीटों पर आगे है, अन्य 84 सीटों पर हैं और 15 सीटों पर बीजेपी है। यानी कि 470 में से सिर्फ 15 पर बीजेपी है और कांग्रेस दूसरे पर है और आम आदमी पार्टी पहले नंबर पर है। अब अगर 5 साल पहले के यदि इसी तरीके के नतीजे हम देखें तो उस दौरान कांग्रेस को 95% सीटों पर जीत मिली थी सत्ता में रहते हुए, क्योंकि निकाय चुनाव में यह माना जाता है जिस पार्टी की सत्ता होती है वो 70% सीटें तो आसानी से जीत जाती है, 70 से ऊपर वो कहाँ उसका ग्राफ जा रहा है। लेकिन आम आदमी पार्टी इस समय करीब 40% सीटें जीत के एक तरीके से, भले ही वो जो भगवंत मान है वो भले ही ये बोलें कि हम सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर लेके आए हैं, लेकिन यहाँ कांग्रेस ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया है, करीब 25% से ज़्यादा सीटें जो कांग्रेस के खाते में आती हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि 5 साल पहले विपक्ष के पास में 5% सीटें नहीं थी। वो हम पूरे विपक्ष की बात कर रहे हैं। तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि 1 साल बाद जो चुनाव होने वाले हैं पंजाब में कांग्रेस दोबारा से बहुत मजबूती से वापसी करने वाली है। आम आदमी पार्टी के लिए खतरे का सायरन बज रहा है कि आप 50% सीट भी नहीं जीत पा रहे हैं, 90% की तो दूर की बात है। पिछली बार कांग्रेस सांसद छोड़ के चले गए, वहां पर बीजेपी में चले गए, उसका भी कोई बहुत प्रभाव नहीं दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी के उनके आने से बीजेपी के सीटें अगर बढ़ रही हैं, बीजेपी के पास जो सांसद आए हैं वो पंजाब के तो थे ही नहीं, वो तो दाएं बाएं के सांसद थे। दूसरा वो राज्यसभा के सदस्य थे। राज्यसभा सदस्यों की जनता में कितनी लोकप्रियता होती है, अगर आप जनता के बीच में इतने लोकप्रिय तो चुनाव ही नहीं लड़ लेते। चुनाव लड़ने की जिनकी हिम्मत नहीं होती वो राज्यसभा के दरवाजे से जाते हैं, और जब उनको लगता है कि पार्टी उनको दोबारा से रिपीट नहीं करेगी तो जो पार्टी उनको दोबारा रिपीट कर सकती है वो उधर जाने में उन्हें ज़्यादा नुकसान नहीं दिखाई देता। बिल्कुल बिल्कुल। और तो ये पंजाब के नतीजे हैं, और इस समय निकाय चुनाव के जो नतीजे बता रहे हैं, अगले ही साल वहाँ पर विधानसभा के चुनाव हैं, महत्वपूर्ण चुनाव हैं, उनके पृष्ठभूमि में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये निकाय चुनाव के नतीजे। और अभी जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कर्नाटक की चर्चा कर रहे थे, अभी मैं देख रहा था कि कुछ जगहों पर खबर चल रही है कि सिद्धारमैया ने DK शिव कुमार के सामने एक सूची सौंपी है और अपने बेटे के लिए एक महत्वपूर्ण विभाग की उन्होंने मांग कर रखी है। सारी खबरें सूत्रों के आधार पर हैं, कौन सा सूत्र बता रहा है पता नहीं है। ये वही सूत्र है जिन्होंने बताया कि कल कैबिनेट की बैठक हुई और इस बैठक में एक बहुत ही सनसनीखेज फैसला लिया प्रधानमंत्री ने। और फैसला क्या था? वो ये था कि गर्मी बहुत पड़ रही है। उन्होंने अपने मंत्रियों को कहा कि आप लोग पानी पीजिए, कैसे पानी पीना है, कब पानी पीना है, कितना पानी पीना है, इसके लिए उन्होंने कैबिनेट की बैठक बुलाई थी। बहरहाल एक बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से भी आ रही है और ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है रिजर्व ऑर्डर्स को लेकर, यानी हाई कोर्ट्स में जो तमाम मुद्दों पर जब सुनवाई होती है फैसले रिजर्व कर लिए जाते हैं, तो कहा है कि 3 महीने के भीतर ये फैसले सुनाने होंगे। तारीख पर तारीख बहुत दिन तक नहीं चलेगी। क्या उसका डिटेल है अविनाश जी? देखिए, खासतौर पर जो जमानत को लेकर है, सभी हाई कोर्टों को सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि जमानत मामले में अगर आपने सुनवाई पूरी कर ली है और फैसला सुरक्षित कर लिया है तो आपको वो फैसला 90 दिन के अंदर सुनाना पड़ेगा। और दूसरा, अगर कोर्ट से जो जमानत के ऊपर फैसला हो जाता है और किसी को जमानत दे दी जाती है तो जिस दिन जमानत दी जाएगी उसी दिन उस व्यक्ति की रिहाई भी सुनिश्चित की जाए। ये नहीं कि भाई जो ऑर्डर है वो थोड़ा लेट पहुंचा है, अगले दिन शनिवार फंस गया, रविवार फंस गया, सोमवार को 3 दिन बाद आपकी रिहाई होगी, तब तक इधर किसी और मुकदमे में उनको आप गिरफ्तार करने का जुगाड़ कर लीजिए। हुआ ही है कई मामलों में। मुझे गिरफ्तारी का तो ये रहता है कि जैसे ही जमानत होती है, खबर पहुंचती है कि एक मामले में जमानत मिल गई है तो 2 नए मामले सामने आ जाते हैं और उनमें तुरंत गिरफ्तारी वारंट जारी होता है और जेल के अंदर ही गिरफ्तारी हो जाती है। कि जमानत का जो आपका जो वारंट है, जो जमानत का जो कागज़ है, जेल पहुंचे उससे पहले कहा जाएगा भाई इस मामले में तो हो गई, लेकिन 2 मामले अभी इसके ऊपर और रखे हुए हैं, इसमें उनकी गिरफ्तारी हो गई है,
तो इसलिए आप इन मामलों की आप लेके आइए, और नहीं तो मालूम चलता है कि भाई जो आपका आरोपी था, जो जेल में बंद था, वो व्यक्ति जब जेल से बाहर आ रहा था तो जो जेल के संतरी हैं उनसे ही भिड़ लिया, एक नया मामला जेल के अंदर ही दर्ज हो गया। तो तमाम ऐसी प्रक्रियाएं चलती हैं, लेकिन कोर्ट ने साफ कह दिया है कि 90 दिन के अंदर आपको ऑर्डर सुनाना है। ये हाई कोर्ट के लिए भी है और उस निचली कोर्ट के लिए भी है। और दूसरा सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो फैसला ये साथ में ये भी है कि जिस दिन जमानत मिलेगी रिहाई भी उसी दिन होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जमानत पर एक तो लंबा उसको खींचना नहीं है और आप रिजर्व ऑर्डर को 90 दिन से ज़्यादा नहीं रख सकते हैं। तो और जिस दिन ये फैसला आए, जमानत मिल जाए, तो ऐसा ना हो कि जमानत मिलने के बाद भी उसको बाहर आने के लिए इंतजार करना पड़े। तो बड़ा महत्वपूर्ण है। और जमानत को लेकर अभी पिछले दिनों जो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी थी जस्टिस नागरत्ना की खासतौर पर कि यहाँ जमानत को लेकर लोग 6-6 साल इतने दिनों तक इंतजार करते हैं, तो एक उस संदर्भ में बड़ा ही महत्वपूर्ण ये फैसला है। बहरहाल एक जो अभी महत्वपूर्ण खबर जिस पर हम लोगों ने चर्चा की कि किस तरीके से परीक्षाएं अब सेना के हवाले की जा रही हैं, अब ये क्या दिखा रहा है? सरकार की नाकामी दिखा रही है या फिर सिस्टम में जो घालमेल करने वाले, धांधली करने वाले लोग हैं उनकी मजबूती दिखा रही है, और सरकार उनको पकड़ने में कितनी कमज़ोर है, नाकाम है, ये उससे पता लग रहा है। और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं। कर्नाटक में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ हो रहा है, उस पर भी हमने आपको बताया, और बाकी आगे भी जो कुछ होगा उस पर रहेगी नज़र। बने रहिए DB लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अविनाश को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।